सो लेट्स रिकैप दी फार्मूलाज बच्चों। सबसे पहला ऑब्वियसली जैसे सबको पता है, एक एग्जांपल के थ्रू हम देख समझते हैं वापस, तभी जैसे हम कर रहे थे। एक सेकेंड। फॉर एग्जांपल लेट्स से बच्चों, आई प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट बनाता हूँ मैं। चाय भी बेच सकता हूँ और कॉफ़ी भी बेच सकता हूँ मैं। सो आई कैन प्रोड्यूस एंड सेल टी, आई कैन प्रोड्यूस एंड सेल कॉफ़ी। चाय की सेलिंग प्राइस 10 रुपये थी जैसे अपने एग्जांपल में थी, और 6 रुपये का उसको बनाने का वेरिएबल कॉस्ट था, तो 4 रुपये पर यूनिट का उसका कंट्रीब्यूशन था। कॉफ़ी के केस में एज्यूम करो मैं 15 रुपये में उसको बेचता हूँ कप ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी को बनाने के लिए क्या लगता है, तो ये दो चीज़ें तो सेम ही लग रही थी, शक्कर और दूध, पर उसके साथ साथ उसको कॉफ़ी बीन्स भी लगते हैं, तो इन सब का मिला के 10 रुपये का खर्चा है और 5 रुपये का प्रॉफिट है। और अगर मैं बोलूँ इफ़ ओनली वन प्रोडक्ट इज़ टू बी सिलेक्टेड, विच प्रोडक्ट शुड बी प्रिफर्ड, अगर आपको एक ही प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है तो आप किसको प्रेफर करोगे, कॉफ़ी को प्रेफर करोगे या टी को प्रेफर करोगे? तो क्या लगता है आपका आंसर क्या है? पॉज करके सोच लिया रहेगा तो हम बात करते हैं। क्या मैं इसको बोलूँ मेरा आंसर सर कॉफ़ी होना चाहिए सर, क्योंकि कॉफ़ी के हर यूनिट के पीछे 5 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, जबकि इधर तो बस चाय के पीछे 4 ही रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। तो न्यूमरिक टर्म्स में तो हाँ ऑब्वियसली कॉफ़ी इज गिविंग मी मोर प्रॉफिट दैन टी, बट टू अर्न 5 रुपीज़ में सेल्स हैज़ टू गो टू 15 रुपीज़। 15 रुपये का बेचने पे मेरे को 5 रुपये का प्रॉफिट आता है, जबकि इधर 4 रुपये का प्रॉफिट सिर्फ 10 रुपये के सेल्स के ऊपर आ रहा है। तो इफ़ आई वॉन्ट टू कंपेयर प्रॉफिट इन न्यूमरिक टर्म्स, ऑब्वियसली कॉफ़ी इज गिविंग मी मोर प्रॉफिट, but if I want to compare profit in terms of its sales revenue, then I need to bring in the sales revenue factor as well, करेक्ट। तो बच्चों 5 रुपये का प्रॉफिट 15 रुपये के सेल्स के ऊपर है, मतलब ही 33 1/3 प्रॉफिट है। जितना बेचूंगा उसका 33 1/3 ही मुझे बच रहा है, जबकि इसके केस में 10 रुपये के सेल्स के ऊपर 4 रुपये का प्रॉफिट है, मतलब जितने में बेच रहा हूँ उसका 40% मेरे को बच रहा है। तो अगर इफ़ आई से प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ इन न्यूमरिक टर्म्स, ऑब्वियसली कॉफ़ी इज़ बेटर, बट इफ़ आई से कॉफ़ी प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ इट सेल्स रेवेन्यू, देन ऑब्वियसली टी इज़ गिविंग मी अ बेटर अमाउंट और बेटर रिटर्न एज कम्पेयर टू कॉफ़ी। तो इसी वजह से जो हम चीज़ निकालते हैं ये समझने के लिए, उसको हम बोलते हैं हमारा पीवी रेशो बच्चों। पीवी रेशो या फिर उसका फुल फॉर्म क्या है, ऑब्वियसली सबको पता है। पीवी रेशो का फुल फॉर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, द फॉर्मूला इज ऑब्वियसली इट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कितने में बेच रहा हूँ और उसके सामने मेरे को कितना बच रहा है। तो अगर मैं मेरी टी का निकालूँ पीवी रेशो, तो ओवर ईयर इट इज 4/10 इंटू 100, विच इज नथिंग बट 40%, and over here it is 5 rupees over the sales of 15 rupees into 100, which is 33.33%. तो अगर मैं पीवी रेशियो के टर्म्स में बात करूँ, देन माई टी इज़ गिविंग मी अ बेटर रिटर्न कंपेयर टू कॉफ़ी। और अगर मेरे को एक को ही सिलेक्ट करना है, अगर न्यूमरिक टर्म्स में प्रॉफिट को छोड़ के परसेंटेज टर्म्स में, तो मेरे को टी को प्रेफर करना चाहिए ओवर कॉफ़ी। तो इसी वजह से ये रेशो निकाला जाता है, जहाँ पे आपको पता चलता है कि आपने कितने में बेचा और उसके सामने आपको कितना बच रहा है। सी रिमेंबर, आई वंस अगेन रिपीट, द पॉइंट इज़ नॉट टू इंक्रीज सेल्स। मेरे को ये नहीं सोचना है कि मैंने इधर 10 रुपये का सेल कर रहा हूँ, उधर 15 का सेल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन सेल करना नहीं है। मेरा इंटेंशन है उसमें से प्रॉफिट कमाना। नीचे की फिक्स कॉस्ट इसके बाद जो बचती है उसका तो वैसे भी यूनिट से कोई लेना देना है नहीं। मैं उस जगह पे चाय बेचूँ या कॉफ़ी बेचूँ, मेरा खर्चा तो उतना ही होने वाला है फिक्स कॉस्ट का। इसी वजह से मुझे प्रॉफिटेबिलिटी को देखना चाहिए इन रिलेशन टू इट सेल्स वैल्यू। इसे और एक चीज़ मेरे को पता चलती है कि 100 रुपये में से 40 रुपये का अगर मेरा प्रॉफिट बचता है, मतलब बचा हुआ 60 रुपये तो मेरा प्रोडक्ट ही कंज्यूम कर रहा है उसको बनाने के लिए, जबकि इन दिस केस इधर 60 कंज्यूम नहीं हो रहा है, इधर 33.33 का प्रॉफिट है, मतलब 66.67 का मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि मेरा जो मैं कमा रहा हूँ उसमें से मेरा प्रोडक्ट खुद कितना खा रहा है। बचा हुआ जो है वही ओनर को मिलने वाला है, जिसमें से उसको उसकी फिक्स कॉस्ट के खर्चे को निकालना है, बचा हुआ ओनर के पास बचेगा। ये रियलिटी में ये भी नहीं है, क्योंकि आपने फाइनेंस पढ़ा है। फाइनेंस में आपको पता है कि जो बचता है उसमें से भी इंटरेस्ट जाता है, टैक्स जाता है, प्रेफरेंस स्टूडेंट जाता है, सब सारी चीज़ें पे होती जाती है। ओनर को जो बचता है वो एंड में सब कुछ होने के बाद ही बचेगा। दैट इज़ रीज़न वाई सबसे पहला तो प्रोडक्ट खुद ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा खर्चा ना हो। पीवी रेशो आपको बताता है कि प्रोडक्ट खुद कितना खा रहा है, जितना प्रोडक्ट खाएगा उतना बाकी के लिए जो पैसा बचेगा वो कम बचेगा। तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड्स दिस।
तो एक बार के लिए वो सो इंटरप्रिटेशन लिख दूँ मैं, कैन आई से पीवी रेशो of 40% means for sales of ₹100, परसेंटेज है इसका मतलब हर 100 रुपये के सेल्स के सामने कंट्रीब्यूशन इज ₹40 एंड बैलेंस ₹60 इज incurred towards वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर आपके बचे हुए 60 रुपये खर्च हो रहे हैं। इसी वजह से हेंस पीवी रेशो इज यूज्ड वाइल प्रोडक्ट सिलेक्शन। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करने बैठोगे तभी आप इस पीवी रेशो को इस्तेमाल करोगे। पीवी रेशो बताएगा कि बाबा प्रोडक्ट एक्चुअल में आपको वो कमाई करके दे भी रहा है या नहीं कमा के दे रहा है। आप बेचोगे महंगे महंगे में, पर अगर वो प्रोडक्ट खुद ही उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें खाएगा तो आपके पास ज़्यादा बचने वाला है नहीं। तो एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज पीवी रेशो। तो वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। नेक्स्ट थिंग, ऑब्वियसली बच्चों सेकेंड फॉर्मूला समझने के लिए आपको ऑब्वियसली समझना है कि जब भी हम कोई भी चीज़ सोचते हैं तभी ज़रूरी नहीं कि हर बार हमने जैसे प्लानिंग किया वैसे ही काम चलता रहे। करेक्ट, मार्केट में चीज़ें चेंज हो सकती है, कंडीशंस चेंज हो सकती है, कभी कभी कॉम्पिटिटर आ सकता है, कभी कोविड जैसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे बेसिकली मार्केट ही पूरा ठंडा है। कभी कभी अच्छा कोई कॉम्पिटिटर बाजू में आ गया तो हमारे सेल्स खुद ब खुद कम हो जाएंगे। तो बिजनेस ओनर ये हमेशा ये सारी रिस्क कैरी करके चलता ही चलता है। तो अगर मैं बोलूँ बच्चों कि अगर हमारा बिजनेस इसी स्लैक पीरियड से गुजर रहा है जहाँ पे हमने दुकान तो खोल के रखी है पर हमारे पास जैसे चाहिए वैसे कस्टमर आ नहीं रहे, ऐसे केस में एज अ ओनर मैं तो अभी कंजर्वेटिव हो जाऊँगा कि मैं तो चाहूँगा कि चलो ठीक है कमाऊँ नहीं तो नहीं, कम से कम जेब से तो पैसा बिजनेस में डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे समय पे अगर कोई मुझे पूछता है फिर ऐसे केस में सर वर्स्ट केस सिनेरियो, कंजर्वेटिव सिनेरियो, आपको कम से कम कितने यूनिट्स बेचने चाहिए ताकि आप बिज़नेस से कमा ना सको तो ना सको, आपको कम से कम बिज़नेस से लॉस तो ना हो। ये चीज़ों को कवर करने के लिए व्हाट शुड बी द मिनिमम क्वांटिटी विच यू शुड सेल, इस चीज़ को हम बोलते हैं बच्चों हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ये टर्म्स हमने सबने फाइनेंस में भी पढ़ा है, इको में भी पढ़ा है, हर जगह पे पढ़ा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज़ द पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। करेक्ट, ऐसी चीज़ जहाँ पे हम प्रॉफिट में भी ना रहे हम लॉस में भी ना जाए, वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ये हमारा कट ऑफ पॉइंट है। जैसे एग्जाम में तुम्हारा 40 मार्क्स ये तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट है। 40 मार्क आने पे आप फेल नहीं होंगे पर आप पास भी नहीं हो रहे क्योंकि वो सब्जेक्ट का अभी भी थोड़ा बहुत कम रह गया है जिसको अभी भी आपको वसूल करना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट ये दो तरीके से निकाला जा सकता है, यूनिट्स के टर्म्स में और रुपीज़ के टर्म्स में। पहले हम यूनिट्स के टर्म्स में बात करेंगे। तो आपका इनकम स्टेटमेंट का बेसिक लॉजिक क्या बोलता है बच्चों, क्या फॉर्मूला है इसका, सबको आइडियली पता है फाइनल के बच्चों को। आपको इनकम स्टेटमेंट का बेसिक लॉजिक क्या पता है, बोलता है सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन ये तीनों यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है। यूनिट से सीधा लेना देना है। तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊँ तो मेरा 6 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगा पर उसी प्रोडक्ट के सामने मुझे 10 रुपये का रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो बाय स्पेंडिंग ₹6 इफ़ आई कैन जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ ₹10, मेरे को उस प्रोडक्ट ने सीधा 4 रुपये एक यूनिट के पीछे कमा के दे दिया। आई अर्न अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹4 पर यूनिट फ्रॉम एवरी प्रोडक्ट। तो मतलब बच्चों कि मेरे को हर प्रोडक्ट के पीछे एक्चुअल में 10 रुपया कमाने के लिए 6 रुपया खर्च करना पड़ रहा है और मेरे पास 4 रुपये बच रहे हैं। तो हर बार जब भी प्रोडक्ट बनाऊंगा तभी तो मेरे हाथ में 4 रुपये बच रहे हैं, और 4 रुपये जब भी मैं बोल रहा हूँ तभी याद रखना मेरी वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर हो चुकी है, पर एक कॉस्ट अभी भी रिकवर होना बाकी रह गई है, वो है हमारी फिक्स कॉस्ट। करेक्ट, और इस फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्ट से वैसे भी कोई लेना देना नहीं है जो हमने पहले समझ लिया है। तो मुझे पता होना चाहिए कि बाबा मेरे को कम से कम इतने यूनिट्स तो बेचने चाहिए जिससे मैं मेरी इस फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर सकूं, क्योंकि जब तक मैं इसको रिकवर ही नहीं करूं तब तक तो मेरा बिजनेस लॉस में ही जाएगा। मतलब समझो फॉर एग्जाम्पल किसी महीने में मैं काम पे ही नहीं हूँ, मैं बीमार हूँ, किसी पीरियड में मैं लेट्स अज्यूम दिस इज द डेटा फॉर वन पीरियड एंड फॉर दैट पीरियड मैं काम ही नहीं कर पाया, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी इनकर नहीं होगी, तो मेरा सेल्स रेवेन्यू भी नहीं जनरेट होने वाला है, तो मुझे मिलने वाला तो कुछ नहीं है। पर तभी भी मेरी फिक्स कॉस्ट तो वैसे रहने वाली है क्योंकि इस कॉस्ट का प्रोडक्ट से कोई लेना देना है ही नहीं। तो मुझे कम से कम इतने यूनिट्स तो बेचने चाहिए जिससे मेरे को इस 50,000 की फिक्स कॉस्ट को मैं रिकवर कर पाऊँ। जबकि मुझे पता है हर एक प्रोडक्ट के सामने मुझे 10 नहीं मिलता है, क्योंकि 10 मिलाने के लिए मुझे 6 खर्च करना पड़ता है, मेरे हाथ में बचता है 4 रुपया। तो 4 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपया रिकवर करने के लिए मुझे कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, तो इट इज़ 50,000 डिवाइडेड बाय 4,
50,000 विच इज़ फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 12,500 यूनिट्स बेचने पे मेरी सारी की सारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी और मेरा बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस में आएगा। जिसका ही मतलब 12,500 यूनिट्स तो मेरे को बेचने ही है किसी भी हाल में, अगर मेरे को मेरे बिज़नेस को लॉस मेकिंग नहीं रखना है, अगर मेरे बिज़नेस को मेरे को प्रॉफिट मेकिंग या नो प्रॉफिट नो लॉस की तरफ लेके आना है। जिसका ही मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन contribution per unit. In our case it was 50,000 divided by 4 which is 12,500 units। 12,500 यूनिट्स बेचने पे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस की तरफ रहूँगा। मतलब ये अगर मेरे यूनिट्स अगर 12,500 यूनिट से अगर मैं कम बेचता हूँ तो आई विल बी इन लॉस, माई पोजिशन विल बी अ लॉस, आई विल बी अ लॉस मेकिंग बिजनेस। अगर मैं 12,500 यूनिट्स ही बेचता हूँ तो आई विल बी एट नो प्रॉफिट नो लॉस। एंड इफ आई सेल मोर देन 12,500 यूनिट्स माई बिजनेस विल बी इन प्रॉफिट। मतलब अगर मेरे को प्रॉफिट में आना है तो मेरे को 12,500 यूनिट से ऊपर ही बेचने हैं। अगर मैं 12,500 से नीचे बेचूँ तो मैं लॉस में रहूँगा, और 12,500 एग्जैक्टली कट ऑफ पॉइंट है जहाँ पे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में रहूँगा। सो दैट वाज द सिचुएशन विच इज़ कॉल्ड एज द ब्रेक इवन पॉइंट। और ये आम तौर पे वो ऑर्गेनाइजेशंस पहला सोचती है जिनके बिजनेस स्लैक पीरियड में होते हैं, जिनको डर है कि शायद से मैं प्रॉफिट में ना जाऊं और बिजनेस मेरा इतना कम हो जाए कि मेरे को लॉस होना शुरू हो जाए। उनके लिए बेसिकली कट ऑफ होना पता होना ज़रूरी है। सिंपल वर्ड्स में बोलो तो वो बच्चे जिनको पेपर अच्छे जाते हैं वो 40 के बारे में नहीं सोचते, पर जिनके पेपर ख़राब जाते हैं वो सोचते कि बाबा कम से कम 40 तो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वो निकालने के लिए ये कट ऑफ निकालने का एक तरीका है। फिर यही ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला नंबर 3 में बच्चों, अगर मैं इसको ब्रेक इवन पॉइंट को, इसी ब्रेक इवन पॉइंट को मेरे को यूनिट्स में नहीं चाहिए, इन रुपीज़ में चाहिए। मतलब कितना रुपए के सेल्स करने पे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहूँगा, ये मेरे को ढूंढना है। तो उसको निकालने का पहला बेसिक तरीका क्या हो सकता है? तो जो आपने ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकाला था, बस उसको मल्टीप्लाई करो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। आपने 12,500 यूनिट्स बेचने पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे थे और हर यूनिट की सेलिंग प्राइस 10 रुपये थी। मतलब द सेल्स हैज़ टू बी 1,25,000 टू बी एट नो प्रॉफिट नो लॉस। पर अगर इसी ब्रेक इवन पॉइंट को अगर मैं अलग एंगल से निकालूं तो अभी हमने क्या देखा था बच्चों कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट। हमारी फिक्स कॉस्ट 50,000 थी और हमको नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाना था। मतलब बच्चों मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब ये 0 की फिगर थी। तो अगर 0 का प्रॉफिट चाहिए और 50,000 का फिक्स कॉस्ट है हमारा, तो मेरे को रिक्वायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन भी कितना होना चाहिए? तो 50,000 होना चाहिए। 50,000 के कॉन्ट्रीब्यूशन पे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे आऊँगा। पर मुझे यहाँ पे जो फिगर चाहिए वो मेरे को सेल्स, मेरे को कॉन्ट्रीब्यूशन की फिगर नहीं चाहिए, मेरे को इधर मेरे को यहाँ पे सेल्स की फिगर चाहिए। तो आई वॉन्ट नाउ समथिंग विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड विच वॉज नथिंग बट यूर, जैसे हमने ऊपर निकाला था, इट वॉज योर पीवी रेशो जो कंट्रीब्यूशन और सेल्स में रिलेशन दिखा रहा था। और आपका पीवी रेशो 40% था चाय का, जिसका ही मतलब क्या था कि हर, जैसे हमने ऊपर इंटरप्रेट किया कि हर 100 रुपये के सेल्स के सामने 40 का कंट्रीब्यूशन था। तो अगर 50,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए तो सेल्स कितने होने चाहिए, ये अगर मेरे को कोई भी पूछे तो इसका आंसर कितना आएगा? सर इट इज़ 50,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा बस बच्चों, 50,000 इंटू 100 अपॉन 40, तो अगेन यू विल गेट द सेम आंसर ऑफ 1,25,000। बट द पॉइंट टू नोट इज़ दैट इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 50,000 अपॉन 40 अपॉन 100 विच इज़ नथिंग बट 50,000 अपॉन 40%, अगेन यू विल गेट द सेम आंसर। और 50,000 क्या थी हमारी बच्चों? तो 50,000 थी हमारी फिक्स कॉस्ट और 40% क्या आया था? तो 40% आया था हमारा पीवी रेशो। इसी वजह से ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? दो फॉर्मूले होंगे इसके। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ का दूसरा फॉर्मूला होगा इट इज़ फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। से मैं जानता हूँ तुम फाइनल के बच्चों, तुमने ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ी है, पर मेरा काम है इसको एक बार रिकैप करवाना। क्या है कि देखो, जो कोई भी लेक्चर्स देख रहे हैं, सभी के सभी लेक्चर्स या सभी के सभी बच्चों ने मेरे से पहले में इंटर में पढ़ा रहेगा, मेरे को नहीं पता। तो जो लोगों ने इंटर में मेरे से नहीं पढ़ा है और अगर इंटर में वो लोगों ने फार्मूला बेस्ड पढ़ाई की रहेगी तो एक बार इंटर तो निकल जाएगा, पर फॉर्मूला फाइनल में जाके अटक जाओगे। इसी वजह से आई एम ट्राइंग टू प्ले सेफ। मैं उसके बेसिक्स एक बार, क्या आपका 1 घंटा रिकैप करने में जा रहा है तो मेरे हिसाब से कोई उसमें तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तो आई बिलीव ये ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ के दो फॉर्मूले आपको पता चल चुके रहेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स
multiplied by selling price per unit, and second is break even point in rupees is nothing but fixed cost upon PV ratio. आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर वही आएगा. तो अभी तक हमने ये तीनों चीज़ें देख ली. PV रेशियो देख लिया, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स देख लिया, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ देख लिया. अभी चौथी चीज़ समझेंगे बच्चों. अगेन एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. लेट्स अज्यूम 2 बच्चे जो एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, ये दोनों की मार्कशीट है. करेक्ट. ग्रुप 1 की मार्कशीट है. मैंने एक रैंडमली कोई मार्कशीट ली है. लेट्स अज्यूम दिस इज़ द मार्कशीट ऑफ मिस्टर ए एंड दिस इज़ द मार्कशीट ऑफ मिस्टर बी. जो कोई भी एक रैंडम रोल नंबर डाल दिया है. ध्यान से देखोगे, दोनों 4 सब्जेक्ट से सबको पता है अपने प्रोफेशनल एग्जाम का पासिंग कैसे है. इट इज़ 50 इन एवरी सब्जेक्ट, 40 इन एवरी सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट ऑफ 200 फॉर 4 सब्जेक्ट्स. तो लेट्स अज्यूम पहला 4 सब्जेक्ट है, इनके 1 2 3 4. इसके मार्क्स आए 41, 56, 58, 65, टोटल इज 220. दूसरे का आया 45, 57, 60 एंड 63. इसका भी टोटल आया 225. पास तो दोनों बच्चे हुए. पर अगर मैं आपको पूछूं बच्चों, एग्ज़ाम होने से लेके रिज़ल्ट आने तक अगर कोई थोड़ा टेंशन में रहेगा तो वो कौन सा बच्चा रहेगा, मिस्टर ए रहेगा या मिस्टर बी रहेगा? दोनों पास तो हुए, पर हु विल बी इन द मोर टेंशन सिचुएशन फ्रॉम द पॉइंट ही हैज़ अपीयर्ड फॉर द एग्जाम टिल द पॉइंट ऑफ रिजल्ट्स? ध्यान से देख के आपको इसमें से क्या आपको लगता है, सर ये दोनों पास हुए तो दोनों बिंदास रहेंगे? तो सबको पता है कि इसका आंसर वैसा नहीं है, क्योंकि देखोगे ध्यान से तो ये तीनों सब्जेक्ट में दोनों के मार्क्स तो अच्छे हैं, तो इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं. सिर्फ क्या है कि इंडिविजुअल पासिंग 40 है. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में दोनों के मार्क्स कम आए, पर इसको आया 41 और इसको आया 45. 40 तो आने चाहिए सबको, ये सबको पता है अगर आपको पास होना है. ये बंदे को 45 मिले, सेकंड वाले को 45 मिले, मतलब वो जितना काटे हुए मार्क्स चाहिए उससे और 5 मार्क्स ज़्यादा है. जबकि इसको तो सिर्फ 41 ही मिले. मतलब बेसिकली ये एकदम एच पे खड़ा है. इसको पता है कि कब अगर गलती से 1-2 मार्क का क्वेश्चन भी इधर का उधर हो जाता है तो ये 41 का 39 होने में समय नहीं लगता, और जो पास का जो रिज़ल्ट आया है वो फेल हो जाता. जिसका ही मतलब रिस्क के एंगल से देखा जाए तो भले दोनों पास हुए, पर मिस्टर ए ज़्यादा टेंशन में रहता कंपेयर टू मिस्टर बी. यही कंसेप्ट को कॉस्ट के एंगल से जब भी हम बात करते हैं उसको हम वहाँ पे बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी. और जैसे हमने ब्रेक इवन पॉइंट भी 2 तरीके से निकाले, यूनिट्स के टर्म्स में और रुपीज़ के टर्म्स में. इसको भी 2 तरीके से निकाल सकते हैं, यूनिट्स के टर्म्स में और रुपीज़ के टर्म्स में. बच्चों जो इधर का पासिंग है वो उधर, उसको अपन बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. करेक्ट और इनकरेक्ट? ब्रेक इवन पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम खड़े हैं, और हमको पता है कि 12,500 यूनिट्स हमारा वो ब्रेक इवन पॉइंट है. 12,500 यूनिट्स पे अपन नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहते हैं. अगर मैं 12,500 से नीचे जाऊँ तो मैं बेसिकली लॉस में रहूँगा, 12,500 के ऊपर रहूँगा तो मैं प्रॉफिट में रहूँगा. तो मेरा प्रॉफिट में बिजनेस है, मतलब मैं 12,500 यूनिट्स के ऊपर तो हूँ, पर मैं कितना 12,500 यूनिट्स के ऊपर हूँ वो मेरे को मेरी सेफ्टी मार्जिन बताएगा. करेक्ट और इनकरेक्ट? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल में ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी यूनिट्स बेच रही थी, ये 20,000 यूनिट्स बेच रही थी, जबकि उसका पता है कि उसका कट ऑफ कितना यूनिट्स का है. उसका कट ऑफ है 12,500 यूनिट्स का. मतलब उसको पता है 12,500 यूनिट्स के ऊपर और मैं 7,500 यूनिट्स बेच रहा हूँ, और इसी वजह से मेरे 20,000 यूनिट्स के सेल्स हो रहे हैं. और अगर कल गलती से कुछ रीज़न की वजह से ये सेल्स 20,000 से नीचे गिरना शुरू भी हो जाते हैं, तो जब तक ये 12,500 तक नहीं पहुँचते तब तक तो मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा. भले मेरा प्रॉफिट कम होगा, पर बिजनेस तो मेरा तभी भी प्रॉफिट में ही रहेगा. जिस समय पे वो यूनिट्स 12,500 यूनिट्स के नीचे जाएंगे, तभी जाके मेरा बिजनेस एक्चुअली लॉस मेकिंग होना शुरू हो जाएगा. मतलब मैं चाहता तो नहीं हूँ कि मेरे सेल्स गिरे पर अगर वो गिरते भी है तो फ्रॉम 20,000 आई कैन अफोर्ड अ फॉल टिल 12,500 यूनिट्स, विच मीन्स आई कैन अफोर्ड अ फॉल ऑफ 7,500 यूनिट्स. 7,500 यूनिट्स तक अगर यूनिट्स कम होते भी है तभी भी मेरा बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग ही रहेगा. अगर मेरा जिस समय में मेरा फॉल इन यूनिट 7,500 यूनिट से नीचे जाता है, मतलब मेरे फॉल इन यूनिट 7,500 यूनिट्स के ऊपर जाते हैं और मेरे टोटल सेल्स 12,500 यूनिट्स के नीचे जाते हैं, तभी जाके मेरा बिजनेस एक लॉस मेकिंग बिजनेस में कन्वर्ट होगा. तो ये कुशन मार्जिन, ये सेफ्टी मार्जिन सबको पता होना ज़रूरी है. करेक्ट? देखो ये सेफ्टी मार्जिन हर एक बंदे ने नोइंगली अननोइंगली हर जगह पे इस्तेमाल किया है. जैसे जब भी कोविड का समय था, लोगों की इनकम ड्रास्टिकली गिरे, पर जिन लोगों के पास बैंक बैलेंस थे वो लोग थोड़े तभी भी थोड़े शांत थे कि बाबा
अगर कल कुछ टाइम के लिए मैं पैसा नहीं भी कमाऊँ तभी भी अपने बैंक में इतना पैसा तो पड़ा है कि बाबा इतना दिन तक मैं गुजारा कर सकता हूँ, मेरे पास भले पैसा नहीं भी आएगा तो। हाँ, पर कोविड इससे ज़्यादा चला तो फिर मेरे को आगे जाके फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो मैं कितना फॉल ले सकता हूँ ये सबको पता होना चाहिए, जबकि भले वो फॉल हम एक्चुअल में लेना नहीं चाहते, बट वी शुड नो हाउ मच कुशन वी हैव। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ योर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये कैसे निकालते हैं हम लोग? तो इट इज़ नथिंग बट एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। मैंने एक्चुअल में कितने बेचे माइनस मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है। तो मैंने इन दिस केस मैंने एक्चुअल में बेचे 20,000, जबकि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट था 12,500 यूनिट्स का। मतलब एट द प्रेजेंट सिचुएशन आई कैन अफोर्ड अ फॉल ऑफ 7,500 यूनिट्स। 7,500 यूनिट्स तक अगर मेरे यूनिट्स गिरते भी है तभी भी मेरा बिजनेस लॉस में नहीं जाएगा। द मोमेंट माई फॉल गोज बियॉन्ड 7,500 यूनिट्स, माई बिजनेस विल स्टार्ट इनकरिंग लॉसेस। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अभी इसी को निकालने का और एक तरीका है, और वो थोड़ा लॉजिक से समझ में आने वाला तरीका है, वो आपको समझ में आना चाहिए। बच्चों, हमने एक्चुअल में कितने यूनिट्स बेचे हैं? हमने एक्चुअल में बेचे हैं 20,000 यूनिट्स, करेक्ट। एक्चुअल में बेचे हमने 20,000 यूनिट्स, जबकि ऊपर ही हमने देखा है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितने यूनिट्स की तरफ है। हम कौन से यूनिट्स पे ब्रेक इवन करते हैं? तो हम 12,500 यूनिट्स पे ब्रेक इवन करते हैं। और अभी हमको पता है कि ऊपर के जो यूनिट्स है उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जो ऊपर मैंने इनकम स्टेटमेंट लिखी है वही इनकम स्टेटमेंट वापस लिखता हूँ बच्चों में, और उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता हूँ। तो वही इनकम स्टेटमेंट वापस लिखता हूँ। मुझे पता है कि मैंने यूनिट्स कितने बना के बेचे हैं, 20,000 बेचे हैं। पर मैं अभी इस 20,000 का दो टुकड़ों में तोड़ता हूँ मैं। एक 12,500 यूनिट्स जो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट्स है, और वो यूनिट्स जो 12,500 के ऊपर वाली यूनिट्स है, मतलब भी एक्स्ट्रा 7,500 यूनिट्स, जो अभी के हिसाब से तो तुमको पता है कि इन यूनिट्स को हम क्या नाम देते हैं, तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स का नाम देते हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ ये 12,500 प्लस ऊपर के और 7,500 यूनिट्स, जिसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का नाम देते हैं। और मैं यही इनकम स्टेटमेंट वापस बनाता हूँ, फिर हम देखेंगे। तो बच्चों, फिलहाल तो मेरा फोकस पूरी की पूरी तरीके से इन 12,500 यूनिट्स की तरफ है, बाकी के यूनिट्स को मैं इग्नोर करता हूँ। तो ऐसे सेल्स एट ₹10 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस हमारी 10 रुपये पर यूनिट है, तो 12,500 यूनिट्स पे हमारे सेल्स होंगे 1,25,000 के। तो फिलहाल वो ऊपर के 7,500 यूनिट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। इसमें से मैं मेरी पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूँगा, जो कितना है पर यूनिट, तो इट वॉज एट द रेट ऑफ ₹6 पर यूनिट। तो 12,500 इंटू 6 इज 75,000 रुपीज़ ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। So I get a contribution at the rate of ₹4 per unit, तो it was 50,000, जिसमें से मैं मेरी फिक्स कॉस्ट माइनस करूँगा विच इज़ 50,000। तो ऐसा करके मेरे को बिजनेस से अल्टीमेटली नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है, जो रियलिटी है, क्योंकि 12,500 यूनिट्स अगर हमारे ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स थे तो उस समय पे हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे खड़े रहने चाहिए, जो हम एक्चुअल में खड़े हैं। तो इससे एक चीज़ क्या कंक्लूजन निकलती है बच्चों, कि 12,500 यूनिट जो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट थे, ये बेचने पे इनसे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उस रेवेन्यू से क्या क्या वसूल किया आपने? तो आपने उन यूनिट्स को बनाने के लिए इनकर होने वाली वेरिएबल कॉस्ट वसूल की है। 12,500 यूनिट्स को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट आपने वसूल की है, और कंपनी की पूरी फिक्स कॉस्ट आपने वसूल की है। करेक्ट और इनकरेक्ट? You have recovered the variable cost. The sales revenue of 12,500 units have recovered its variable cost as well as the overall fixed cost of the company. याद रखना है, पूरी की पूरी कंपनी की फिक्स कॉस्ट वसूल हो चुकी है। तो क्या होगा जब भी मैं उस 12,500 यूनिट्स के ऊपर वाले यूनिट्स बेचूंगा? क्या होगा जब भी मैं उस 12,500 के ऊपर वाले यूनिट्स बेचूंगा, जिनको ही हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी का नाम देते हैं? तो अगर मैं ऊपर के 7,500 यूनिट्स बेचता हूँ तो मेरे को उससे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा? तो इट इज़ 7,500 इंटू 10 विच इज़ दिस इज 7,500 इंटू 10। इससे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा? तो दिस विल बी 75,000। क्या इन यूनिट्स के लिए वापस से वेरिएबल कॉस्ट इनकम होगी? तो हाँ, ऑफकोर्स होगी, क्योंकि पहले वाले सेल्स रेवेन्यू ने सिर्फ 12,500 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करके दे दी थी। तो आगे की यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट तो वैसे ही रिकवर नहीं हुई है, तो मेरे को क्या उसके ऊपर वापस से वेरिएबल कॉस्ट इनकर करनी है? तो हाँ, 7,500 यूनिट्स के ऊपर मेरे को वापस ₹6 के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी, विच इज़ हाउ मच?
7,500 इंटू 6 विच इज़ 45,000 की मेरी वापस वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी। तो मुझे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? तो मुझे कंट्रीब्यूशन आएगा 30,000 रुपीज़ का। बच्चों भी क्या वापस से मेरी कोई फिक्स कॉस्ट इनकर होने वाली है क्या? तो सीधी सीधी बात है सर, क्यों होगी? क्योंकि आपने तो ऑलरेडी पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट इन 12,500 यूनिट से रिकवर कर ली, और हमको पता है कि फिक्स कॉस्ट का वॉल्यूम से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब कम बनाओ या ज़्यादा बनाओ, फिक्स कॉस्ट तो उतनी इनकर होने वाली है। तो वापस से तो मेरी कोई फिक्स कॉस्ट इनकर होने वाली है नहीं, तो देयर विल बी नो एडिशनल फिक्स कॉस्ट। तो ये जो आएगा 30,000 माइनस जीरो, माई प्रॉफिट रिमेन्स एट 30,000। और अब ध्यान से देखोगे तो जो हमने मेन इनकम स्टेटमेंट बनाया था उसका भी प्रॉफिट कितना था बच्चों? तो 30,000 था। इससे क्या चीज़ पता चलती है बच्चों हमको? इससे हमको एक चीज़ पता चलती है कि ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ऊपर आपके इनकम स्टेटमेंट में, ये प्रॉफिट सिर्फ कौन से यूनिट्स पे कमाया गया है? तो ये सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स की ही कमाया गया प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो यूनिट्स थे वो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स थे, और वो यूनिट्स आपको कोई भी प्रॉफिट कमा के नहीं देते। मतलब जो प्रॉफिट की कमाई हुई है वो पूरी की पूरी कौन से यूनिट से कमाई हुई है? तो पूरी की पूरी कमाई आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट से हुई हुई कमाई है। सेकेंड चीज़ क्या दिखाई देती है कि बाबा जो ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स है वो खुद की वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर करते हैं और कंपनी की फिक्स कॉस्ट भी रिकवर करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट की यूनिट जो है वो खुद की वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करते हैं और कंपनी की पूरी फिक्स कॉस्ट रिकवर करते हैं। तो इसका मतलब कंपनी का पूरा फिक्स कॉस्ट आपके ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स ने रिकवर कर दिया है। तो जब भी आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स बेचोगे तभी वापस से आपका कोई फिक्स कॉस्ट का खर्चा आने वाला नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है और फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से बढ़ता नहीं है। इसका ही मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स के लिए कोई भी एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट इनकर नहीं होने वाली है। तो मतलब ये हुआ कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स के ऊपर आया हुआ कंट्रीब्यूशन जो है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स के ऊपर आया हुआ जो कंट्रीब्यूशन है वही आपकी कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट है। आई रिपीट, since there is no additional fixed cost on margin of safety units, there will be no fixed cost in case of MOS units, and hence the contribution earned on MOS units is nothing but the profit earned by the company. जो profit हमारे पास दिख रहा है वो एक्चुअली मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स का ही कंट्रीब्यूशन है। तो अगर मेरा प्रॉफिट दिख रहा है तो मेरे को कैसे सोचना चाहिए कि सर अगर मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है 30,000, तो ये कौन से यूनिट्स ने कमाया रहेगा? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स ने कमाया रहेगा, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स पे ही प्रॉफिट कमाते हैं। अच्छा, क्या उन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स पे कोई फिक्स कॉस्ट इनकर होती है वापस से? तो नहीं इनकर होती है। तो ये जो प्रॉफिट है ये उन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स का ही कंट्रीब्यूशन है, जबकि हर यूनिट से 4 रुपये का कंट्रीब्यूशन आता है। तो मेरे मार्जिन ऑफ सेफ्टी में यूनिट्स कितने रहेंगे? तो इट इज़ 30,000 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 7,500 यूनिट्स। इसका ही मतलब अगर मेरे को कोई पूछता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तभी जाके मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स का, मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कितने यूनिट्स है ये मेरे को पता चल सकते हैं। इसी वजह से इसका दूसरा फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, इट इज़ नथिंग बट प्रॉफिट अपॉन contribution per unit. जैसे in this case our profit was 30,000 and our contribution per unit was 4, so in our margin of safety was 7,500 यूनिट्स। 7,500 यूनिट्स का हमारा बच्चों मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूनिट्स है। देखो ये लॉजिक ना हम हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस साल 20,000 बेचे थे, अगर मेरे को कोई ये क्वेश्चन पूछता सर आप नेक्स्ट पीरियड में अगले साल फॉर एग्जांपल आप 20,000 नहीं बेचोगे, आप 30,000 यूनिट्स बेचोगे, तो बताओ इस 30,000 यूनिट्स के ऊपर आपका प्रॉफिट कितना आएगा? आप अगले साल 30,000 बेचोगे तो प्रॉफिट कितना कमाओगे? तो एक तरीका क्या करने का है सर, फिर एक काम करते हैं उसकी इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं और प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट ही पूछ रहा है कोई, तो इनकम स्टेटमेंट क्यों ना बनाए? तो इनकम स्टेटमेंट अगर मैं बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? मेरे सेल्स कितने आएंगे? सेल्स आएंगे एट रेट ऑफ ₹10 पर यूनिट, तो 30,000 यूनिट्स के लिए आएगा 3 लाख के सेल्स आएंगे। अच्छा, आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितना रुपये पर यूनिट थी? तो 6 रुपये पर यूनिट थी। तो 30,000 यूनिट्स के लिए आपकी 180 की वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो आपका कॉन्ट्री आएगा 120। उसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करो, 50,000 तो वही रहने वाली है। तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा बच्चों अगले साल का? तो इट कम्स एट 70,000। मैं बोल रहा हूँ सर इतना सब क्यों सोच रहे हो? आपने कितने यूनिट्स बेचे अगले साल? आपने 30,000 यूनिट्स बेचे, आपका बाकी की चीज़ें सेम है, तो आपको पता है कि आप ब्रेक इवन तो कितने में कर रहे हो?
तो ब्रेक इवन पॉइंट तो आपका 12,500 यूनिट्स था, 12,500 यूनिट्स तो आपके ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स थे। तो ब्रेक इवन के ऊपर कितने यूनिट्स हो गए, तो इट इज़ 17,500 यूनिट्स, जिसको हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स बोलते हैं। और हमको ये भी पता है कि इन्हीं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स के ऊपर प्रॉफिट कमाया जाता है और इनके लिए वापस से कोई फिक्स कॉस्ट आती नहीं है, तो इससे जो कंट्रीब्यूशन है वही कंपनी का प्रॉफिट है। तो आपको एक यूनिट के पीछे 4 रुपये का कंट्रीब्यूशन आता है। तो 17,500 यूनिट्स के ऊपर 17,500 इंटू 4 करेंगे, यू विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹70,000। सो दैट इज़ द आंसर। देखो डायरेक्ट आंसर आ गया, कोई इनकम स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस देखो ब्रेक इवन के ऊपर के कितने यूनिट्स है और उन यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन जो है वही कंपनी का प्रॉफिट है। तो इस तरीके से आप इसका लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हो। तो बच्चों मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स के 2 फॉर्मूले हो सकते हैं बच्चों। कौन से 2 फॉर्मूले, जैसे हमने देख लिए। एक फॉर्मूला था एक्चुअल यूनिट सोल्ड माइनस द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, जितने आपने यूनिट्स बेचे उसमें से ब्रेक इन यूनिट्स माइनस करो। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है जो आपका प्रॉफिट आया था, दूसरा फॉर्मूला जो हो सकता है वो हो सकता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपका ओवरऑल प्रॉफिट जो आया है उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करो, आपको एक यूनिट के आपने कितने यूनिट्स आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर है वो आपको पता चलेगा। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो अभी ऑब्वियसली बच्चों नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो ऑब्वियसली इसी का एक्सटेंशन होगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हमने यूनिट्स में निकाला तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर मेरे को रुपीज़ में निकालना है, मतलब मेरे कितने ऐसे सेल्स है जो ब्रेक इवन के ऊपर के सेल्स है, जो अगर कम हो भी जाते हैं तभी भी मेरा बिजनेस लॉस में नहीं जाएगा। व्हाट आर द सेल्स ओवर एंड अबाउट द ब्रेक इवन सेल्स। तो इसका फॉर्मूला सिंपल हो सकता है बच्चों। एक तो आप बोल सकते हो सर एक्चुअल सेल्स इन रुपीज़, कितने का माल बेचा रुपीज़ में, माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़, माइनस आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना रुपीज़ का। जैसे आपके एक्चुअल सेल्स कितने के थे बच्चों रुपीज़ के अंदर, तो योर एक्चुअल सेल्स वाज ऑफ रुपीज़ 2 lakhs, जबकि आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ कितना आया था, आपने निकाला था वो ऊपर, इट वाज 125। 2 लाख का माल बेच लो जिसमें से 1.25 लाख रुपए तो आपको ब्रेक इवन करने तक ही लगता है। तो आप सिंपल वर्ड्स में बोलो इट इज़ 2 lakhs माइनस 125 विच इज़ रुपीज़ 75,000। 75,000 रुपीज़ के सेल्स जो है वो आपके ब्रेक इवन के ऊपर के सेल्स है, जिनको अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सेल्स बोलते हैं। ये अगर कम भी हो जाए तभी भी आपका प्रॉफिट कम होगा पर आपका बिजनेस लॉस में नहीं जाएगा। अगर ये नहीं करना है तो बच्चों ऊपर ही आपने निकाला था मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स कितना आया था, तो आपका प्रॉफिट था 30,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 था, तो इट वाज 7,500 यूनिट्स। ऊपर भी निकाला हमने वही आंसर आया था। तो आपको पता है 7,500 यूनिट्स में आंसर है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स इज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स आपको पता था 7,500। ये तो यूनिट्स में आंसर है, रुपीज़ में चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई ऑब्वियसली हम करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट के साथ। तो 7,500 यूनिट्स एंड एवरी यूनिट इज सोल्ड एट ₹10 पर यूनिट, तो इट इज़ स्टिल ₹75,000। 75,000 के सेल्स हमारे ब्रेक इवन के ऊपर वाले सेल्स हैं। या फिर बच्चों इसका तीसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, जो मैंने लॉजिक तुमको ऊपर बताया वो इधर अप्लाई होगा। क्या बताया मैंने, जो हमारा प्रॉफिट दिख रहा है, जो हमारा प्रॉफिट दिख रहा है 30,000, ये एक्चुअली हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सेल्स का ही कंट्रीब्यूशन है। So whatever is my profit is it is my contribution on margin of safety sales, but I don't want to figure of contribution, I want to figure of sales। तो अगेन मेरे को contribution से sales की तरफ जाना है, और contribution से sales की तरफ कैसे जाते हैं, जैसे हमने ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट में भी देखा था, contribution से sales की तरफ जाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा आंसर आया था उसको PV रेशियो से डिवाइड करते हैं, करेक्ट, ताकि हम कंट्रीब्यूशन से सेल्स की तरफ जा सके। वापस वही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही करना पड़ेगा, 50 दिस इंटू 100/40 विच मीन्स अपॉन 40/100 और 40%। तो हम सीधे सीधी बात है, हमारे अगर प्रॉफिट को, जो मेरा प्रॉफिट है वही मेरे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन है, और उस कंट्रीब्यूशन से सेल्स की तरफ जाने के लिए PV रेशियो से डिवाइड करते हैं। तो कहना है सिंपली से इफ़ यू डू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, दूसरा फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला आ सकता है, इट इज़ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द PV रेशो। अगर मैं PV रेशो से डिवाइड करूँ तो मैं कंट्रीब्यूशन से सेल्स की तरफ जा सकता हूँ। मेरा प्रॉफिट है 30,000 का और मेरा PV रेशो था 40%। अगेन इफ़ यू सॉल्व यू विल गेट द आंसर ऑफ 75,000। तो 3 फॉर्मूले बन सकते हैं बच्चों मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ के, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय द सेलिंग प्राइस पर यूनिट,
और प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, तीनों अल्टीमेटली आपको आंसर वही देंगे। क्लियर है सबको? तो बेसिक्स के सेट्स में लास्ट के 2 फॉर्मूले बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन तुमको बच्चों उल्टा सवाल पूछ सकता है। आमतौर पे तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, तुम सेल से प्रॉफिट निकालते हो, पर क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है बताओ व्हाट इज द रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000। मतलब मैं आने वाले साल में 1,00,000 का फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, तो 1,00,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितने सेल्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी वही करना है, इनकम स्टेटमेंट ही बनानी है, पर वो रिवर्स ऑर्डर में बनानी है। हमारी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, हमको पता है, मेरे को सेल्स की फिगर तो यूनिट्स तो नहीं पता, मेरी हर एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 10 रुपये रहने वाली है, पर मैं कितना भी प्रोडक्ट बनाऊँ हर यूनिट के पीछे 6 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट जाएगा और मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आता है 4 रुपये पर यूनिट का। फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, मेरा फिक्स कॉस्ट अभी भी 50,000 ही रहेगा, और इन दिस केस आई वांट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000। तो बच्चों मेरे को अगर 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए 50,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद, मतलब ही बच्चों आई वांट अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1,50,000, करेक्ट और इनकरेक्ट? 1,50,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाऊंगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट 50,000 की जाएगी, तभी जाके 1,00,000 का प्रॉफिट आएगा। So I want a contribution of 150, whereas every product is giving me a contribution of 4 rupees per unit. तो मुझे अगर कोई मेरे को पूछता है कि सर फिर यूनिट्स कितने आएंगे, तो द यूनिट्स हैज़ टू बी बच्चों 1,50,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए, जबकि हर यूनिट का कंट्रीब्यूशन 4 रुपीज़ पर यूनिट है। तो विच मीन्स माई यूनिट्स विच आई एम सेलिंग शुड बी 1,50,000 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ 37,500। 37,500 यूनिट्स बेचने पे मेरे को 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा। तो इसी को मैं अगर फॉर्मूला के टर्म्स में लिखूँ तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट्स, कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे अगर मेरे को कोई पूछता है। तो क्या किया बच्चों, मैंने 1,00,000 का जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है उसमें 50,000 को ऐड किया फिक्स कॉस्ट को, ताकि मेरे को टोटल कंट्रीब्यूशन पता चले। तो कहने से इट इज़ रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, रिक्वायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 1,00,000 प्लस 50,000 मतलब 1,50,000 मिलेगा। ये मेरी टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई। इस टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करूँगा मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, एक यूनिट के कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करूँ तभी मेरे को उसका आंसर आएगा। सो द फॉर्मूला फॉर रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स इज रिक्वायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट होल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस हिसाब से आप रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स निकाल सकते हो। और वही रिक्वायर्ड सेल्स बच्चों, वही रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट्स के जगह पे इन रुपीज़ में आपको अगर चाहिए तो वापस तभी जैसे ही आपको जो रिक्वायर्ड सेल्स आए थे वो तो यूनिट्स में आए थे, कितने रुपए के सेल्स करने पे मैं उस 1,00,000 के प्रॉफिट की तरफ आऊँगा, तो आपको यूनिट्स तो पता थे, तो आप उसको बस मल्टीप्लाई सेल करो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। या फिर दूसरा लॉजिक वही है, वापस रिक्वायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट करोगे तो आपको रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन आएगा, और कंट्रीब्यूशन से सेल्स की तरफ जाने के लिए जैसे ऊपर किया था हम पीवी रेशो से डिवाइड करते हैं, तो आप दूसरा फॉर्मूला उसका बोल सकते हो, इट इज़ रिक्वायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट होल डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अब दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओ। देखो पहले फॉर्मूला के हिसाब से आपका आंसर क्या था, सर आपको 37,500 यूनिट्स बेचने हैं और हर यूनिट का सेलिंग प्राइस है 10 रुपये, मतलब आप 375 के सेल्स करने पे वो प्रॉफिट की तरफ आओगे। या फिर दूसरा फॉर्मूला कैसा हो सकता है, सर 1,00,000 का प्रॉफिट चाहिए, 50,000 की फिक्स कॉस्ट है, 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए, जबकि कंट्रीब्यूशन से सेल्स पे लाने के लिए आप 40% से डिवाइड करो, तो इवन इफ़ यू डू 1,50,000 divided by 40%, you'll still get the answer of 3,75,000. I hope this formula is clear to everyone. तो बच्चों ये बेसिक फार्मूलाज थे जो मार्जिनल कॉस्टिंग में इस्तेमाल होते हैं, जिसमें कौन से रेशियोज थे, पहला पीवी रेशो था, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स था, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स थे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ थे, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स था, रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स थे, और रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज़ थे। तो आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो बच्चों अगर ये आपको अगर समझ में आया रहेगा तो आगे हम क्या करेंगे, अब एक 4 स्पेसिफिक तरीके के फॉर्मूले वापस बेसिक्स के ही है, पर वो 4 ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको हम आमतौर पे बोलते हैं बच्चों कंपैरेटिव्स। इन कंपैरेटिव्स के चारों फॉर्मूले को एक बार हम समझ लेंगे, फिर हम हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हैं। आई बिलीव फाइनल के स्टूडेंट्स हो, आपने
बेसिक फॉर्मूलेज और कंपेरेटिव्स पहले भी पढ़े रहेंगे, बट स्टिल लेट्स रिकैप दिस। वही डेटा लेके चलते हैं। 10 रुपये की सेलिंग प्राइस, 6 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है हमारी 50,000। करेक्ट। कंपेरेटिव्स ये फॉर्मूले कब अप्लाई होते हैं? सबसे पहले जब भी व्हेन डेटा ऑफ द सेम कंपनी, data of the same company for two financial periods, two equal financial periods, मतलब ही when two data of the same company for two equal financial periods is given, जब भी एक ही कंपनी का दो इक्वल फाइनेंशियल पीरियड का डेटा आपके सामने है तभी ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। मतलब भी क्या, लेट्स एज्यूम अगर मैं बोलूँ कि ये ए लिमिटेड का ये ईयर 2022 का डेटा है और ये ईयर 2023 का डेटा है, तो क्या एक ही कंपनी का डेटा है? हाँ है। क्या दो सेम पीरियड का डेटा है? हाँ है। तो हम इस फॉर्मूला को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर मैं बोलूँ तुमको ए लिमिटेड का 2022 का डेटा है और बी लिमिटेड का 2022 का डेटा है, क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग कंपनी का डेटा है, तो यहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ए लिमिटेड का 2022 का डेटा है और यहाँ पे यही ए लिमिटेड का 2023 का सिर्फ फर्स्ट 6 मंथ्स का डेटा तुम्हारे सामने है, तो यहाँ पे कंपनी सेम है पर पीरियड जो है दोनों के वो इक्वल नहीं है, तभी भी ये फॉर्मूला लगाया नहीं जा सकता। ये फॉर्मूला लगाने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है कि एक ही कंपनी का डेटा होना चाहिए और वो दोनों सेम पीरियड का होना चाहिए। फिर वो ज़रूरी नहीं कि 1 साल का हो। इधर भी मैं बोलूँ ए लिमिटेड के पहले 2022 के पहले 6 महीने का डेटा दिया है, 2023 के भी 6 महीने का डेटा दिया है, तभी भी ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। पीरियड इक्वल होना चाहिए और कंपनी सेम होनी चाहिए, ये दो चीज़ें रहेंगी तभी जाके ये फॉर्मूले लगने वाले, याद रखना। तो क्या फॉर्मूलाज है वो फार्मूला कैसे आते हैं उसका रीज़न मैं तुमको समझाता हूँ। तो उसके लिए बच्चों ना मैं एक इनकम स्टेटमेंट बना के रखता हूँ तुम्हारे सामने, वही डेटा के बेसिस पे 10 रुपये की सेलिंग प्राइस, 6 की वेरिएबल कॉस्ट, 50,000 की फिक्स कॉस्ट। हालांकि ये इनकम स्टेटमेंट तुम्हारे सामने दी नहीं रहेगी, मैं बना रहा हूँ ताकि इसके बेसिस पे तुमको आइडिया आ सके। ओके, तो ऐसे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इधर 20,000 थे ईयर 1 के, अपने एग्जाम्पल के हिसाब से लेट्स तुम ईयर 2 में हमने 30,000 यूनिट्स बेचे। एक ही कंपनी का एक ही पीरियड का डेटा दिया है। पहला एज्यूम करो हमारी क्या थी, हमारी डेटा के हिसाब से हमारी सेलिंग प्राइस कितनी थी, तो 10 रुपये पर यूनिट थी। तो 2,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स के लिए 2 लाख के सेल्स थे, 30,000 यूनिट्स के लिए 3 लाख के सेल्स थे। वेरिएबल कॉस्ट हमारी 6 रुपये पर यूनिट थी, तो 20,000 यूनिट्स के लिए 1,20,000 की वेरिएबल कॉस्ट थी, 30,000 यूनिट्स के लिए 1,80,000 की वेरिएबल कॉस्ट थी। Sorry, so this is the figure of my contribution. This is the figure of my contribution. 80,000 and 120. इसमें से मैं मेरी फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड वही रहने वाली है, 50,000 ही रहने वाली है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ओवरऑल बेसिस पे सेम रहनी चाहिए। तो दिस इज 30 एंड दिस इज 70। नाउ रिमेंबर, ये जो बच्चों मैंने डेटा लिखा है ये तुम्हारे सामने नहीं दिया रहेगा, ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए मैंने लिखा रहा हूँ मैं। और इसके बेसिस पे मैं तुमको अभी 4 कंपैरेटिव्स के फॉर्मूले बताऊंगा जो क्वेश्चन तुमको डेटा देगा और उसको इस्तेमाल करके तुमको उसके बेसिस पे कुछ कैलकुलेट करने को आना चाहिए। तो बच्चों केस 1 तुमको क्वेश्चन ऐसा बोल सकता है कि ईयर 1 ईयर 2 यूनिट्स सोल्ड कितने थे हमारे, यहाँ पे 20,000 यूनिट्स हमने बेचे थे, यहाँ पे हमने 30,000 यूनिट्स बेचे। क्वेश्चन तुमको बोल सकता है टोटल कॉस्ट इन रुपीस, कितना टोटल कॉस्ट हुआ है ईयर 1 का, तो इधर 1,20 और ये 50, मतलब तुमको टोटल कॉस्ट कितनी इनकर की है, तुमने यहाँ पे 170 इनकर की है, और इधर कितनी इनकर की थी, तो 180 प्लस 50, योर टोटल कॉस्ट इज 230। करेक्ट। अभी तुम भूल जाओ कि तुम्हारे सामने ये डेटा दिया हुआ है और सिर्फ समझो कि तुम्हारे सामने ये डेटा दिया है, जहाँ पे बोल रहा है ईयर ए कंपनी का ईयर 1 का ये डेटा है जिसमें उसने 20,000 यूनिट्स बनाए थे और एक 70 का खर्चा हुआ था, इधर 30,000 यूनिट्स बनाए थे और 2 30 का खर्चा हुआ है। तो इसके बेसिस पे तुम क्या ढूंढ सकते हो? ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट कैन यू कैलकुलेट?
तो बच्चों अगर तुम इसको अगर ध्यान से सोचोगे तो तुम्हारी ये वही सिनेरियो हो गई जो मैंने तुमको आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में बताई थी। लेक्चर के स्टार्टिंग में बच्चों मैंने तुमको क्या बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल अपनी ये केस था, एक ही कंपनी के 2 साल का डेटा है, 2 पीरियड का डेटा है, 10,000 यूनिट्स बनाने पे 1 लाख का खर्चा था, 12,000 पे 1,10,000 का खर्चा था। ये कॉस्ट पूरी तरीके से फिक्स नहीं था क्योंकि ओवरऑल अमाउंट सेम नहीं थी, ना ये कॉस्ट पूरी तरीके से वेरिएबल थी क्योंकि पर यूनिट अमाउंट भी सेम नहीं आई थी। तो हमने क्या किया था, इसको स्प्लिट किया था वेरिएबल और फिक्स के प्रोपोर्शन में। कैसे किया था, हम बोल रहे थे कि जो हमारा खर्चा बढ़ा है वो सिर्फ वेरिएबल कंपोनेंट की वजह से बढ़ा है, तो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और फिर एक बार वो वेरिएबल मिल गया उसके बेसिस पे फिर हमने हमारी फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट की थी। तो यही लॉजिक हम इधर भी अप्लाई करेंगे। अगर मैं देखूँ इस खर्चे को, क्या ये खर्चा पूरी तरीके से फिक्स्ड है क्या, तो नहीं है, क्योंकि इधर 170 था तो उधर 230 था, तो ये पूरी तरीके से फिक्स तो नहीं है। क्या ये पूरी तरीके से वेरिएबल है क्या, तो देखो व्हाट इज़ 170 डिवाइडेड बाय 20,000, इधर आता है वो 8.5 पर यूनिट, और इधर कितना आता है, व्हाट इज़ 230 डिवाइडेड बाय 30, इट इज़ 7.66। मतलब बच्चों ये पूरी तरीके से वेरिएबल में ही हो गया, मतलब ये सेमी वेरिएबल है, जो हमको ऑब्वियसली पता है क्योंकि हमारे सामने ये इनकम स्टेटमेंट है, एग्जाम में नहीं रहेगा। पर इतना तो दिख रहा है कि ना ये वेरिएबल है ना ये फिक्स्ड है, मतलब ये सेमी वेरिएबल हो गया, इसमें वेरिएबल भी और इसमें फिक्स भी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट पहले निकालेंगे और वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे फिक्स कॉस्ट ढूंढेंगे। तो कहने से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विच इज़ difference in total cost upon difference in units. So the answer has to be 230 minus 170 divided by 30,000 minus 20,000. So your variable cost per unit is divided by 10,000, it is rupees 6 per unit, and then fixed cost is equal to total cost minus total variable cost. तो पहले कोई बेस लेके चलता हूँ, पहले का टोटल कॉस्ट है 120, पहले का टोटल कॉस्ट कितना आया था बच्चों अपना, पहले का टोटल कॉस्ट आया था 170, इट इज़ 170 माइनस 20,000 इंटू 6, तो 1,20,000 गए, तो 50,000 इज योर फिक्स कॉस्ट। सो यू अराइव्ड एट द डेटा ऑफ द क्वेश्चन, करेक्ट, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो याद रखना है कि जब भी आपको कोई डेटा इस तरीके से दिया जाए कि आपको सेल्स दिए और टोटल कॉस्ट दिए, तो आप उसमें से पहले वेरिएबल निकालो और वेरिएबल के बेसिस पे फिक्स कॉस्ट निकालो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फिर सेकंड तरीके से तुम्हारे सामने ये डेटा इस तरीके से दे सकता है बच्चों, केस 2, ईयर 1 ईयर 2, वापस बोल सकता है यूनिट सोल्ड कितने थे, तो इधर 20,000 थे, इधर 30,000 थे, और आपको क्वेश्चन दे सकता है प्रॉफिट कितना आया था प्रॉफिट बच्चों, तो इधर प्रॉफिट आया था 30 और इधर आया था 70, तो प्रॉफिट ओवर ईयर वॉज रुपीज़ 30,000 एंड ओवर ईयर इज रुपीज़ 70,000, और बस इतना ही डेटा दिया है, तो इसमें से आप क्या निकाल सकते हो। तो अगेन लॉजिक थोड़ा बिल्ड करेंगे बच्चों। मुझे क्या बोल रहा है कि 20,000 यूनिट्स बेचने पे 30,000 का प्रॉफिट हुआ था, 30,000 की यूनिट्स बेचने पे 70,000 का प्रॉफिट हुआ था, बस इतना ही डेटा दिया और बीच में का कुछ दिया नहीं है। तो इसको ही बेस लेके चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 20,000 यूनिट्स बेचने पे 30,000 का प्रॉफिट है, 30,000 यूनिट्स बेचने पे 70,000 का प्रॉफिट है। मतलब भी क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तरीके से 20,000 से 30,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट ज़्यादा बेचने पे आपका प्रॉफिट 30,000 का 70,000 हो गया, प्रॉफिट 40,000 रुपये से बढ़ गया। योर प्रॉफिट इंक्रीज बाय 40,000 व्हेन योर यूनिट्स इंक्रीज बाय 10,000। 40,000 रिमेंबर इज द डिफरेंस इन प्रॉफिट। बट बच्चों आई नो प्रॉफिट इज नथिंग बट कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट, करेक्ट। कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट यही प्रॉफिट है, ये हमको दिख रहा है इधर, और बीच में की फिक्स कॉस्ट तो सेम ही होती है। कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज प्रॉफिट एंड माई फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम। So can I say whatever is the difference in profit of 40,000, the same will be the difference in contribution. अगर मेरा प्रॉफिट 40,000 से बड़ा है, मतलब ही मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी 40,000 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि बीच में का प्रॉफिट तो सेम ही था और बीच में का फिक्स कॉस्ट तो सेम ही था। तो अगर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन से 40,000 से बड़ा है, कॉन्ट्रीब्यूशन अगर मेरा 40,000 से बड़ा है, तभी जाके मेरा प्रॉफिट 40,000 से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो चेंज होने वाली नहीं है, सेट्रिस पैरेबल सही है, करेक्ट। फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई लेना देना है नहीं। तो विच मीन्स कैन आई कंक्लूड बाय सेइंग if my units increase by 10,000, if my profit is increasing by 40,000, which means my contribution also increased by 40,000.
40,000 का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आया, इसके लिए 40,000 का ज़्यादा प्रॉफिट आया 10,000 ज़्यादा यूनिट्स बेचने पे। तो फाइनली कैन आई से बाय सेलिंग 10,000 मोर यूनिट्स आई अर्न 40,000 ऑफ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन, विच मीन्स माई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉज 4 रुपीज़ पर यूनिट। 10,000 ज़्यादा यूनिट्स बेचने पे 40,000 का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, मतलब भी मेरे को 10,000 यूनिट्स पे 40,000 का कंट्रीब्यूशन अगर मैं कमाता हूँ, मतलब मेरा हर यूनिट का कंट्रीब्यूशन 4 रुपया पर यूनिट होना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो इसके बेसिस पे हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, वी कैन से contribution per unit is equal to a difference in profit upon difference in units. Profit का difference which is 70,000 minus 30,000 upon units का difference which is 30,000 minus 20,000. तो 40,000 का difference 10,000 की units, तो it is ₹4 per unit. I earn a profit of ₹4 per unit. I earn additional profit of 4 per unit for selling 10,000 extra units, and for the and in that profit, बच्चों सिंपल ऐसा सोचो कि अगर मैं प्रॉफिट में हूँ, मतलब मेरी कोई फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो 40,000 से एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, मतलब भी 40,000 से एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है, 40,000 का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है 10,000 यूनिट्स पे, मतलब हर यूनिट के पीछे 4 रुपये का कंट्रीब्यूशन है। अगर ये क्लियर रहेगा तो अगले पार्ट की तरफ जाते हैं। केस 3, यही ऊपर का दोनों डेटा देंगे, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग फिगर्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट सोल्ड, दे कैन गिव यू द फिगर्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज। मतलब बोलेगा ईयर 1 एंड ईयर 2, दे विल टेल यू सेल्स इन रुपीज, कितने थे सेल्स इन रुपीज हमारे, सेल्स इन रुपीज वॉज 2 lakhs and 3 lakhs। And they will say total cost in rupees, which is how much, which was 1,70,000 and 230। तो बच्चों देखो सिंपल वही कंसेप्ट है जो दोनों ऊपर के केस में इस्तेमाल किए, वही करना है। सिर्फ इतना याद रखना है कि बिकॉज यहाँ पे डेटा आपको यूनिट्स के टर्म्स में था, आपके जो आंसर आ रहे थे वो पर यूनिट बेसिस पे आ रहे थे। जैसे इधर यूनिट्स के टर्म्स में था तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिली, इधर यूनिट्स के टर्म्स में था तो आपको प्रॉफिट पर यूनिट मिला। अभी यहाँ पे यूनिट्स का डेटा नहीं दिया है तो आपको आंसर यूनिट्स के पर यूनिट नहीं बेसिस पे नहीं आने वाले। वो आप बस बेसिकली क्या कर रहे हो, ये दोनों फिगर रुपीज़ में है तो रुपीज़ का कंपैरिजन करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो हमेशा परसेंटेज टर्म्स में आएगा। मतलब ये इसका इतना परसेंट है, हम पर यूनिट बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये 2 लाख के सेल्स 20,000 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से हो सकते हैं, 2 लाख यूनिट्स 1 रुपये के हिसाब से हो सकते हैं, 2,000 यूनिट 100 रुपये के हिसाब से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट और इनकरेक्ट। इसके लिए हम जो बात करेंगे यहाँ पे वो हम लोग पर यूनिट बेसिस पे बात नहीं करेंगे, हम लोग परसेंटेज टर्म्स में बात करेंगे। तो वापस वही लॉजिक है बच्चों, सेल्स जब भी 2 लाख के 3 लाख हो गए तभी टोटल कॉस्ट 170 का 230 हो गया। पर हमको क्या पता है कि टोटल कॉस्ट में 2 कॉस्ट होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट तो दोनों जगह पे सेम ही रहती है, तो फिक्स कॉस्ट तो चेंज होने वाली नहीं है। तो सेल्स 2 लाख के 3 लाख हो गए, सेल्स 1 लाख से बढ़ गए, तो टोटल कॉस्ट कितने से बढ़ गई है, 170 का 230, मतलब टोटल कॉस्ट 60,000 से बढ़ गई है। पर क्या इस टोटल कॉस्ट के बढ़ने के पीछे क्या कोई फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट का इंक्रीज़ हुआ रहेगा क्या? तो नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो एक्स्ट्रा इनकर होती ही नहीं है, आप प्रोडक्शन बढ़ाओ या कम करो। तो कहना है सिंपली से बाय सेलिंग 1 लाख रुपीज़ ऑफ एक्स्ट्रा सेल्स, इफ़ माई टोटल कॉस्ट इंक्रीज बाय 60,000, it means my variable cost increase by 60,000, because whatever increase it is increase of purely variable cost and not the fixed cost. So 1 लाख का एक्स्ट्रा सेल्स करने पे 60,000 रुपये का एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट इंकर होता है। मतलब ये मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो मेरी सेल्स की अमाउंट का कितना परसेंट हो गया, तो 60% हो गया। आई रिपीट, 1 लाख के एक्स्ट्रा सेल्स करने पे 60,000 रुपये का आपका वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ता है, मतलब मेरा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मेरे सेल्स का 60% है। करेक्ट और इनकरेक्ट? तो कहने से इसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इज इक्वल टू डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स। पर अपने को आंसर परसेंटेज में चाहिए, इसके लिए आगे इंटू 100 करना पड़ेगा। मतलब इट इज सिंपली 230
-170, 60,000 से वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट बढ़ गई, जबकि सेल्स 3 लाख हो गए 2 लाख से, मतलब सेल्स बढ़ गए 1 लाख से, मतलब दिस इज 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो माई वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स, करेक्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट मेरे सेल्स का कितना परसेंट है बच्चों, तो 60% है। 100 रुपये की सेल्स में से 60 रुपये की तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट जाती है, जिसका ही अलग वर्ड्स में मतलब अगर मैं बोलूँ, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स। 100 रुपये की सेल्स में से 60 रुपये वेरिएबल कॉस्ट पे जाता है, मतलब मेरा कॉन्ट्री कितना आता है बच्चों, 40 आता है। तो माई कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स, एंड कंट्रीब्यूशन एज 40% ऑफ सेल्स, इसको ही हम लोग इजी लैंग्वेज में बोलते हैं हमारा पीवी रेशो। तो मतलब ही मेरा पीवी रेशो भी कितना आ गया, तो 40% आ गया। तो देखो, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा चीज़ मिल सकती है अगर आप लॉजिक लगाते हो तो। और फिर उसी के बेसिस पे लास्ट आएगी बच्चों केस 4, जहाँ पे आपको बोलेगा ईयर 1 और ईयर 2 सेल्स कितने थे, 2 लाख और 3 लाख, और आपका प्रॉफिट कितना था, पहले साल था 30,000, दूसरे साल था 70,000। तो वापस इससे क्या पता चलेगा, तो बच्चों ये वही लॉजिक है जो अपने ऊपर अप्लाई किया। सेल्स 1 लाख से बढ़ गए तो प्रॉफिट 40,000 से बढ़ गया। प्रॉफिट क्यों बढ़ा रहेगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहेगा, करेक्ट और इनकरेक्ट, क्योंकि वॉट एवर इज द इंक्रीज इन द प्रॉफिट द सेम इज द इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन। तो 1 लाख के एक्स्ट्रा सेल्स करने पे 40,000 का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आता है, मतलब कंट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स, एंड कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इज नथिंग बट यूर पीवी रेशो। तो इससे आपको डायरेक्टली पीवी रेशो मिलेगा। देखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे रुपीज़ में बात हो रही है तो हम पर यूनिट बात ही नहीं करेंगे, हम जो बात करेंगे वो डायरेक्टली परसेंटेज टर्म्स में बात करेंगे। तो फाइनली कहना है इसे डायरेक्टली, इससे मेरे को मिलेगा मेरा पीवी रेशो। ऊपर भी पीवी रेशो निकाला पर इनडायरेक्टली निकाला, यहाँ पे डायरेक्टली निकल जाएगा। तो कहना है इसे इट इज डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इंटू 100। तो इट इज 70,000 माइनस 30,000 अपॉन 3 lakhs माइनस 2 lakhs इंटू 100। तो आप 1 लाख के एक्स्ट्रा सेल्स करने पे आप 40,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो इट इज़ 40,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, विच मीन्स योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज पीवी रेशियो इज़ 40% ऑफ सेल्स, मतलब ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो सेलिंग प्राइस का 40% है। तो ये 4 कंपेरेटिव्स के फॉर्मूलेस थे, जहाँ पे एक बार यूनिट्स देके टोटल कॉस्ट देंगे, एक बार सेल्स की वैल्यू देके टोटल कॉस्ट देंगे, एक बार यूनिट्स के साथ प्रॉफिट की फिगर देंगे, एक बार सेल्स के साथ प्रॉफिट की फिगर देंगे। जहाँ पे यूनिट्स का डेटा आएगा वहाँ पे आप पर यूनिट बेसिस पे आंसर कर सकते हो, जहाँ पे यूनिट्स का डेटा नहीं है वहाँ पे आपको बेसिकली परसेंटेज टर्म्स में बात करनी है। तो आई होप बच्चों इस सेशन के अंदर आपको सारे के सारे बेसिक फार्मूलाज और कंपैरेटिव्स के फार्मूलाज आपको समझ में आ गए रहेंगे। तो अगले सेशन में जब भी मिलेंगे तभी हम इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो एक होता है कंसेप्ट समझना और एक होता है उसका प्रैक्टिकल पार्ट समझना। तो अगले सेशन के अंदर हम इसको अभी प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे क्वेश्चंस तुम्हारे सामने अभी ट्रिक्स खेलेंगे, फाइनल की एक्चुअल झलक अभी तुमको सेकंड लेक्चर से समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वी स्टॉप द फर्स्ट लेक्चर ओवर हियर, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट। बाय एवरीवन।